ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जो है आपका कक्षीय वेग और पलायन वेग। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, केंद्र लेवल चाहे स्टेट लेवल, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एयरफोर्स, कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करते हो, यहाँ से क्वेश्चन तो मस्ट है आना। तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा। पहला हेडिंग है पलायन वेग। पलायन वेग, देखिए इसमें हमने आज ये शायद 5वां लेक्चर है इसका। इसके पहले 4 लेक्चर हो चुका है। एकदम बेसिक से ले चल रहे हैं कि खास करके एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए एकदम कायदे से अगर आपने ये देख लिया तो अब मैं गारंटी देता हूँ कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। कि जानते हैं कि ग्रुप डी या एनटीपीसी में 30 नंबर के साइंस आते हैं, उसमें से 10 या 15 से 20 नंबर के तो आपके फिजिक्स से रहते हैं। तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा। पलायन वेग जिसे कहते हैं स्केप वेलोसिटी। ठीक, स्केप वेलोसिटी क्या होता है? पहले वेलोसिटी हम लोग समझ लेते हैं तो और अच्छे से समझेंगे। देखिए, ये पलायन समझ लेते हैं। पलायन समझते हैं ना। पलायन मतलब कि जैसे कि कश्मीर से कश्मीर पंडितों का पलायन कर जाना, या रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन कर जाना। पलायन का अर्थ ही होता है कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति एक बार चला गया फिर दोबारा नहीं आएगा, तो वो समझ लीजिए पलायन होता है। आई बात समझ में? अगर आप जाके कहीं फिर वापस आ गए तो वो पलायन नहीं है। पलायन वो वेग होता है, जैसे पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होता है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और जो है चंद्रमा पर पलायन वेग होता है 2.35 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और सूर्य पर होता है 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब समझिएगा, ठीक। जैसे कि आप अपने, ये पृथ्वी का है, ये आपके पृथ्वी का पलायन वेग है। तो देखिए, अब अपने मन से सोच लीजिए कि 11 किलोमीटर कितना दूर होगा। 11 किलोमीटर कितना दूर होगा? अब उतना 1 सेकेंड में चली गई दूरी वही होता है पृथ्वी का पलायन वेग। आई बात समझ में? 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चल दिया। अगर उस वेग से फेंके कि डायरेक्ट 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चल दी, ठीक, तो वही होता है पलायन। फिर वापस लौट के ना आए। आई बात समझ में? जैसे कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, आपकी पृथ्वी है, जिसकी त्रिज्या जो है कैपिटल R है, और द्रव्यमान इसका पृथ्वी का कैपिटल M है। यहाँ से कोई पिंड जो है फेंका जाता है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, तो होता है दोस्तों पलायन वेग। ये लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, तो अभी हम बता रहे हैं आगे। देखिए, पलायन वेग यानी कि स्केप ऑफ वेलोसिटी बराबर होता है अंडर रूट, यहाँ से स्केप ऑफ वेलोसिटी बराबर अंडर रूट 2gm/r। ठीक, 2gm/r होता है। ये समीकरण 1, स्केप ऑफ वेलोसिटी। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि पीछे हमने बताया भी, अगर नहीं देखे तो लिंक सबका दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखिएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। एकदम अगर कायदे से एक ढंग से पढ़ते गए तो मैं गारंटी देता हूँ इसका थ्योरी न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं छूटेगा। तो देखिए, यहाँ से आपको ये पता होगा ना, स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल G/r²। ये तो पता होगा। कैपिटल G और स्मॉल g में संबंध जो होता है यही होता है। स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल G × m/r²। तो कैपिटल G बराबर अगर हम निकाल लें तो यहाँ से स्मॉल g r² होगा बिल्कुल होगा। ये जाके यहाँ पे हो जाएगा, ये इनके नीचे आ जाएगा। तो यही कैपिटल G का मान उठा के इसमें अगर हम रखें तब क्या आएगा दोस्तों? देखिए, ये हो जाएगा
अंडर रूट 2 इंटू जहाँ पर जी है वहीं पर ये उठा कर रख दीजिए, स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर अपान में एम, स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर अपान में एम, और मल्टीप्लाई ये एम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बटे में ये जो आर है यहाँ पर। ठीक, तो इस आर से ये आर का एक कट जाएगा, इस एम से ये कट गया, तो इसके पास वेलोसिटी बराबर हो गया आपका क्या, अंडर रूट 2 GR। वे इसके पास वेलोसिटी बराबर क्या आ गया निकल के, अंडर रूट 2 GR। अब देखिए ग्रुप डी NTPC वालों के लिए सिर्फ यही वेलोसिटी बराबर यही याद रखिए कि अंडर रूट 2 GR होता है। और जो एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, कोई भी एयरफोर्स NDA की जो भी तैयारी करते हैं उनको ये पता रहना चाहिए। ठीक, ये डेरिवेशन थोड़ा सा, ये सबसे बड़ा डेरिवेशन है, एकदम छोटा से बस मान रखना है, बस आ जाएगा। ठीक, तो समझ गए कि पलायन वेग क्या होता है, इसके वेलोसिटी क्या होती है। पृथ्वी के लिए हमने बताया आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, और चंद्रमा के लिए 2.35 किलो, 2 अभी हमने लिखा था ना, 2.35 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर चंद्रमा पर जाके चाल चुल ज़्यादा करेंगे तो ऊपर उड़ जाएंगे, फिर नीचे आएंगे नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जब चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष वैज्ञानिक उतरता है उस पर, तो कि अंतरिक्ष यान अगर उतरता है तो जो व्यक्ति उतरता है वो जो है बहुत बड़ा भार लेके एक उतरता है कि जो है ये मेंटेन किया रहे। देखिए पृथ्वी से ये कम है, पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, जबकि ये 2.35 किलोमीटर, कितना कम है। अगर थोड़ा से अगर आप वेग इसको बल दिया जाए तो कोई वस्तु ऊपर चली जाएगी। इसीलिए जो है पृथ्वी वहाँ चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है। आई बात समझ में। और सूर्य पे तो सबसे ज़्यादा है, 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब कि 40 किलोमीटर, जो अपने मन से सोच लीजिए कितना दूर होगा, उतना एक सेकेंड में अगर दूरी चल दी गई, उतने वेग से अगर मार दिया गया वस्तु को, तो समझिए वापस नहीं आएगा। वो पिंड अगर जब प्रक्षेपित किया जाता है तो वो कोण पे निर्धारित नहीं किया जाए, चाहे ऐसे फेंकिए चाहे ऐसे फेंकिए, चाहे जिस तरह फेंकिए, सिर्फ उसका वेग होना चाहिए पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर। ठीक, इतना पलायन वेग में जितना आ सकता था, क्वेश्चन बन सकता था, हमने पूरा बता दिया। अब हम लोग समझते हैं कक्षीय वेग, जिसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब हम लोग समझते हैं कक्षीय वेग जिसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपका सूर्य है, कोई भी ग्रह, इसको जो है केंद्र मान के इसके चारों तरफ जिस वेग से और जिस भी वेग से, मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो जिस वेग से जिस कक्षा में चक्कर लगाती है, ये कक्षा है ना, ये कक्षा आई है, तो जिस कक्षा में चक्कर लगाती है उसे हम कहते हैं कक्षीय वेग होता है। आई बात समझ में। कोई भी पिंड यानी कि कोई भी ग्रह जो है सूर्य को केंद्र मानकर इसके चारों तरफ जिस कक्षा में चक्कर लगाती है उसे हम कहते हैं कक्षीय वेग कहते हैं। आई बात समझ में। तो ये देखिए कक्षीय वेग बराबर होता है, देखिए कक्षीय वेग बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल बराबर होता है अंडर रूट GM अपान में R होता है। उसमें 2 था यहाँ पे सिर्फ GM अपान में R होता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, अभी हमने बताया स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल GM अपान में R स्क्वायर होता है। ये संबंध तो ये याद रखिए, ये संबंध बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन में बहुत आता है। कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर बता दीजिए, तो ऑप्शन में भी दे देगा। तो देखिए अब यहाँ से कैपिटल जी बराबर अगर हम निकालें दोस्तों, तो स्मॉल जी R स्क्वायर अपान में M हो जाएगा। ये यहाँ पे चला जाएगा, ये नीचे आएगा, यही मान उठा के इसमें रख दीजिए, तो मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए अंडर रूट, जहाँ पर कैपिटल जी है वहाँ पे ये रखेंगे तो स्मॉल जी R स्क्वायर अपान में M इंटू M अपान में R स्क्वायर, R
ये वाला आर, ये वाला आर यहाँ पे होगा तो आर स्क्वायर नहीं होगा। अब देखिए इस आर से ये आर कट गया, इस एम से ये एम कट गया, ये वाला एम समझ रहे हैं ना, ये है तो यहाँ से आ गया, तो यहाँ से आपका निकल के आ गया कक्षीय वेग बराबर अंडर रूट जी आर, यही बचा है ना जी और आर। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए, सिर्फ डायरेक्ट दे देगा, क्वेश्चन देगा, आपसे पूछेगा बताइए कि ये दिया रहेगा, ये आपसे पूछ लेगा, जी का मान और आर का मान दे देगा, आपसे पूछ लेगा। आई बात समझ में। और बाकी जो भी एयरफोर्स एनडीए की तैयारी करते हैं उनको तो पूरा पता होना चाहिए कि कैसे ये निकल के आया। ठीक, तो ये कक्षीय वेग यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर ये आ गया। अब तो आपको पता चल गया पलायन वेग क्या होता है, कक्षीय वेग क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि पूछ देता है कभी कभी कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध बता दीजिए, कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध बता दीजिए। तब देखिए, और पलायन वेग में संबंध देखिए, पलायन वेग या कक्षीय वेग कोई भी ले लीजिए। पहले मान लीजिए पलायन वेग तो भी अपान में वी ओ, वेलोसिटी ऑफ स्केप मतलब कि कक्षीय वेग, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल यानी ये पलायन वेग है, ये कक्षीय वेग है। तो आपको पता है कि पलायन वेग बराबर हमने अभी बताया आपको अंडर रूट 2g r होता है। पलायन वेग का मान यही निकाल के आए हैं, और कक्षीय वेग का भी हमने बताया आपको अंडर रूट जी आर होता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये जो है 2 अंडर रूट को बाहर निकाल लीजिए और अंडर रूट बच जाएगा जी आर अपान में अंडर रूट जी आर। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये कट गया, तो पलायन वेग अनुपाते कक्षीय वेग बराबर होगा अंडर रूट 2:1 का अनुपात। समझ में आई बात, यही संबंध होता है। पूछ देता है कि बताइए कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध बता दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ से देखिए कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध क्या है, अंडर रूट 2 अनुपाते 1 होगा। ठीक, समझ में आ गई बात। तो देखिए ये कक्षीय वेग हो गया, पलायन वेग हो गया। अब हम लोग समझते हैं ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है। ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह यानी पोलर सैटेलाइट, ठीक, क्या होता है देखिए, ये आपकी सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। ठीक, अर्थ। अब इसके नज़दीक यानी पृथ्वी के नज़दीक ये चक्कर लगाता है ध्रुवीय उपग्रह। ये मान लीजिए ध्रुवीय उपग्रह है, ये इसके नज़दीक चक्कर लगाता है कक्षीय वेग में, और जिसका जो है मान होता है किस वेग से चक्कर लगाता है, तो ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाता है। ठीक, तो ये इसका वेग क्या होता है ध्रुवीय उपग्रह का, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और देखिए एक चक्कर ये पृथ्वी का लगाने में, पूरा करने में कितना समय लगाता है, 84 मिनट का चक्कर लगाता है। यानी कि अर्थात इसे सेकंड में कहें तो 5040 सेकंड में ये एक चक्कर पृथ्वी का लगा लेता है, इसका चक्कर लगा लेता है, न कि इसका। ठीक, ये हमने बनाया है सूर्य है, सूर्य की पृथ्वी चक्कर लगाती है, और जो पृथ्वी के नज़दीक आके पृथ्वी का चक्कर लगाता है वो होता है ध्रुवीय उपग्रह यानी कि पोलर सैटेलाइट होता है, जिसका जो है वेग होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ये चक्कर लगाता है। और एक चक्कर लगाने में पृथ्वी का कितना समय लगाता है, 84 मिनट या 5040 सेकेंड का समय लगाता है। आई बात समझ में। ये क्या किस लिए उपयोग किया जाता है, तो ये ध्रुवीय उपग्रह आपके मौसम विभाग की जानकारी देने के लिए, आज गर्मी होगी कि बारिश होगी कि यहाँ पे बर्फबारी पड़ेगी, क्या होगा, ये सब जानकारी जो है ध्रुवीय उपग्रह देता है, पोलर सैटेलाइट देता है। ठीक, तो इतना, इससे बस इतना क्वेश्चन आते हैं कि बताइए ये क्या होता है, इसका वेग क्या होता है, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, ये किस लिए प्रयोग किया जाता है, बस समझ में आ गई बात। अब हम लोग समझते हैं भू स्थिर उपग्रह, जिसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी
सैटेलाइट ठीक, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भू स्थिर उपग्रह। ये क्या होता है दोस्तों, देखिए ये पृथ्वी से, ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है ठीक, यहाँ पे आप किसी कमरे में हैं, ये आपकी टीवी है यहाँ पे, और ये आप हैं, मम्मी पापा दादा दादी लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं। तो देखिए ये पृथ्वी है, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि ये होता है विषुवत रेखा, और ये ऊपर ध्रुव होता है। ध्रुव से मतलब नहीं है, सिर्फ विषुवत रेखा, विषुवत रेखा ठीक। और ये देखिए भू स्थिर उपग्रह होता है यहाँ पर ठीक, यहाँ पर होता है मतलब कि ये ऊपर होता है। और ये देखिए विषुवत रेखा से ये 36,000 किलोमीटर दूर होता है। विषुवत रेखा से मतलब पृथ्वी से विषुवत रेखा से 36,000 किलोमीटर दूर स्थित होता है। अब ये जो टीवी लगी होती है, तो इसका पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पे एंटीना छत पे लगा दिया जाता था, जिसका तार लाके टीवी में लगा दिया जाता था। तो ये जो एंटीना को ये सब जो यहाँ से दिखाता था कि ये प्रचार आएगा, ये आएगा, ये तो ये जो भी पिक्चर या कुछ भी भेजा जाता है इसी भू स्थिर उपग्रह से ही भेजा जाता है। और जो विषुवत रेखा से कितना किलोमीटर दूर स्थित है, 36,000 किलोमीटर। तो देखिए इसका आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल मतलब कि आवर्तकाल एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, 24 घंटे का समय लगाता है एक चक्कर लगाने में पूरा पृथ्वी का। तो ये समझिए, ये जो है पश्चिम से, ये आपसे पूछेगा कि बताइए भू स्थिर उपग्रह कैसे चक्कर लगाता है, पश्चिम से पूरब की तरफ कि पूरब से पश्चिम की तरफ। तो किस तरह चक्कर लगाता है, पश्चिम से पूरब की तरफ। देखिए एक बार कि जब एंटीना जो है नहीं पकड़ता था टीवी, तो एंटीना छत पे जाके घुमाते थे हम लोग। तो ये देखिए पकड़ा नहीं पकड़ा, तो इस बार घुमाते थे चाहे इस प्रकार। तो देखिए ये चलता है, हमने बताया आपको कि पश्चिम से पूरब की तरफ, ये पश्चिम से ऐसे चलता है, ऐसे न कि ऐसे चलेगा ठीक। तो जब एंटीना को आप इस तरह घुमाते थे, इस तरह यानी पश्चिम से पूरब की तरफ, तब आपको पकड़ लेगा। देखिए भू स्थिर उपग्रह भी ऐसे चल रहा है आपका, जो है ये जो है एंटीना भी पश्चिम से पूरब की तरफ घुमा रहे हैं, दोनों साथ साथ चलेंगे तभी जो है आपके ये पकड़ेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं। यानी पृथ्वी भी अपने कक्षी पे जैसे घूमती है वैसे ये भी घूमता है। तो पृथ्वी जैसे जैसे पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, उसी तरह भू स्थिर उपग्रह भी ऐसे ऐसे घूमता है, जिसका आवर्तकाल कितना है, 24 घंटा होता है आवर्तकाल। और इसका वेग कितना होता है, 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है ठीक। इतना समझ गए दोस्तों, ये क्या होता है, वेग कितना होता है, आवर्तकाल कितना होता है, और ये कितनी दूरी पर होता है, भू स्थिर उपग्रह क्या होता है, जियो सैटेलाइट क्या होता है, इतना समझ गए। तो आगे अब हम लोग वीडियो में समझेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है थ्योरी का, तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, सभी को देख लीजिए कि ताकि आप न्यूमेरिकल लगाएं तो पूरा कहीं भी फंसना ना पड़े आपको। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।